बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 12 सर्कुलेशन के सिलसिले का लेक्चर नंबर 7। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स, जिनको सर्कुलेटरी वेसल्स भी कहा जाता है, हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में जो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है दैट इज़ ब्लड, वो दरअसल इन्हीं ब्लड वेसल्स के ज़रिए बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। इस वजह से इनको सर्कुलेटरी वेसल्स भी कहते हैं। इन सर्कुलेटरी वेसल्स में 3 तरह की वेसल्स इंक्लूडेड हैं। नंबर 1 आर्टरीज, नंबर 2 वेन्स एंड नंबर 3 कैपिलरीज। आर्टरीज को अगर आप डिफाइन करें कि आर्टरीज क्या होती हैं, तो आर्टरीज को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है that blood distributing vessels, that they are blood distributing vessels, यानी इनके जरिए ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दीज आर ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। या फिर आप इनको यूं भी कह सकते हैं कि दोज ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, क्योंकि हार्ट एक पंपिंग डिवाइस है, उसने दरअसल ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन हार्ट के जरिए थ्रू आर्टरीज अमल में आएगी। आर्टरीज को इसी वजह से ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स या द वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, द वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, इस तरह से आप डिफाइन करेंगे ब्लड वेसल्स, जिनको आर्टरीज का हमने नाम दिया है। ये कौन से टाइप की ब्लड वेसल्स हैं? दीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑन द अदर हैंड वेन्स, वेन्स को डिफाइन करने के लिए आप इसके बिल्कुल अपोजिट वर्डिंग यूज करेंगे। जैसे ये ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स थी, तो वेन्स ब्लड कलेक्टिंग वेसल्स कहलाएंगी। दीज आर ब्लड कलेक्टिंग वेसल्स। इनके जरिए दरअसल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड कलेक्ट होकर वापस हार्ट की तरफ आता है। सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड ब्लड कलेक्टिंग वेसल्स। या फिर आप इनको डिफाइन कर सकते हैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से दैट द वेसल्स दैट drain the blood into the heart। याद रखिए कि आर्टरीज को डिफाइन करते हुए वर्ड सप्लाई यूज किया जाता है। जैसे आर्टरीज आर द वेसल्स दैट कैरी या सप्लाइज द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेकिन वेन्स के लिए वर्ड सप्लाई के बजाय ड्रेन यूज किया जाता है कि वेन्स एक्चुअली ड्रेन द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द हार्ट। हार्ट की तरफ ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी का ब्लड ड्रेन आउट करती हैं। तो ये इस तरह से ब्लड कलेक्टिंग वेसल्स बन गई और आर्टरीज ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स बन गई। आमतौर पर आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आमतौर पर आर्टरीज कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स में आमतौर पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। लेकिन इनमें आपको एक्सेप्शनल केसेस नजर आएंगे, और वो एक्सेप्शनल केसेस क्या हैं? मिसाल के तौर पर जैसे आर्टरीज में पल्मोनरी आर्टरी आपने याद रखनी है, पल्मोनरी आर्टरी, और इसी तरह से
umbilical artery, ये दो ऐसी आर्टरीज हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड के बजाय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है. These two arteries contain deoxygenated blood, except these two arteries all the other arteries contain oxygenated blood. All the other arteries contain oxygenated blood. तो आपने इस तरह से ये दो एक्सेप्शनल केसेस याद रखने, पल्मोनरी आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी. अब इन दोनों पल्मोनरी आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी का आपको रोल भी पता होना चाहिए. पल्मोनरी आर्टरी सप्लाइज द ब्लड टू द लंग्स, या these arteries carries blood to lungs. जबकि umbilical artery it carries blood from fetal body to mother. From fetal body कौन सी होती है, यानी डेवलपिंग यंग वन. मदर बॉडी के अंदर जब यंग वन एक डेवलप कर रहा होता है ना, उस वक्त उससे फीटस कहते हैं. तो फ्रॉम फीटल बॉडी टू द मदर, तो मदर की तरफ जो ब्लड जाएगा फीटल बॉडी से, वो एक आर्टरी के थ्रू जाएगा, दैट इज नोन एज अम्बिलिकल आर्टरी. और इस अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर दरअसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद नहीं होता, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होगा. तो बाकी जितनी भी आर्टरीज इन दो के अलावा उन सब के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है. बिल्कुल इसी तरह से आप वेन्स में भी दो एक्सेप्शनल केसेस रिपोर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप वेन्स में ऑब्जर्व करें तो उनमें आपने एक पल्मोनरी वेन का रोल याद रखना है. पल्मोनरी वेन, अम्बिलिकल आर्टरी, ये बेटा जब एक यंग वन दैट इज फीटस, मदर बॉडी के अंदर जब कोई एक बेबी डेवलप हो रहा होता है ना, उस वक्त उसे फीटस कहते हैं. तो उस फीटस से उसकी मदर की तरफ जो ब्लड जाता है, क्योंकि फीटल स्टेज में जब एक बेबी अपनी मदर की बॉडी में डेवलप कर रहा होता है, तो उसमें जितनी भी उसकी न्यूट्रिशन है और बाकी जितना भी गैस एक्सचेंज, वो सारा मदर के ज़रिए परफॉर्म होता है. तो अम्बिलिकल आर्टरी ये फीटल बॉडी और मदर बॉडी के दरमियान आर्टरी एग्जिस्ट करती है, और ये आर्टरी दरअसल अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर मौजूद होती है. अम्बिलिकल कॉर्ड ये हमारे जो एब्डोमेन के ऊपर आपने देखा होगा ना, एक डिप्रेशन सी मौजूद होती है, तो वो उसी अम्बिलिकल कॉर्ड के कट होने से ये डिप्रेशन हमारे एब्डोमेन पे बन जाती है, जिसे अम्बलाइकस आमतौर पर कहा जाता है. तो ये अम्बिलिकल आर्टरी उसी अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होती है, और इसके ज़रिए डेवलपिंग बेबी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो मदर की तरफ जाएगा, ताकि वहाँ पर ऑक्सीजनेशन हो, और ऑक्सीजनेशन के बाद फिर वो ब्लड वापस फीटस की तरफ आता है. ठीक है, तो ये अम्बिलिकल आर्टरी दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम फीटल बॉडी टू मदर. दूसरी तरफ पल्मोनरी वेन्स का हम जिक्र करें, पल्मोनरी वेन और इसी तरह से अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल आर्टरी की तरह अम्बिलिकल वेन भी है. अम्बिलिकल वेन, तो ये पल्मोनरी वेन्स और अम्बिलिकल वेन्स ये दोनों ऐसी वेन्स हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती हैं. अदरवाइज बाकी जितनी भी वेन्स हैं उनके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होगा. तो इन दोनों का भी आपने रोल याद रखना है. दीज टू वेन्स अनलाइक अदर बॉडी वेन्स कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो आप यहां पर भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज रिपोर्ट करेंगे कि एक्सेप्ट दीज टू
veins, all the other veins contain deoxygenated blood. कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सिर्फ इन दो वेन्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होगा, अदरवाइज बाकी जितनी भी बॉडी के अंदर वेन्स मौजूद हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती हैं। तो इन दोनों वेन्स का भी रोल याद रखिए, ये दोनों वेन्स कहां से कहां पर ब्लड को ड्रेन आउट करती हैं। तो पल्मोनरी वेन्स दे कलेक्ट ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, collect blood from lungs to heart, into the heart. जबकि इसके मुकाबले में अम्बिलिकल वेन, जैसे अभी आपको अम्बिलिकल आर्टरी का रोल बताया था, तो इसी तरह से अम्बिलिकल वेन collects blood from मदर। असल में मदर वाली साइड पर एक कनेक्शन प्रेजेंट होता है नोन एज प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा से एक्चुअली ये ब्लड को कलेक्ट करके लेकर आती है, प्लेसेंटा। बिल्कुल इसी तरह से ये जो अम्बिलिकल आर्टरी थी ये भी प्लेसेंटा को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करती है। प्लेसेंटा असल में वो जगह होती है जहाँ पर मदर और फीटल ब्लड की आपस में कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो मदर या प्लेसेंटा collects blood from mother or placenta to the fetal body, to the fetal heart। जो fetal heart है उसकी तरफ ये लेकर आती है, fetal heart। तो इस तरह से आप देखिए कि ये दो आपको एक्सेप्शनल केसेस बताए, अदरवाइज मोस्टली आर्टरीज के अंदर कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, और मोस्टली वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। जबकि इसके मुकाबले में जो तीसरा ग्रुप आपको वेसल्स का बताया, कैपिलरीज, तो कैपिलरीज एक्चुअली ये वो ब्लड वेसल्स हैं जहां पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस होगा बिटवीन बॉडी फ्लूइड एंड द बॉडी सेल्स। These are the vessels by which exchange of materials take place। जी बेटा, the vessels by which exchange of materials takes place between body fluid, and what is that body fluid? That body fluid is actually the blood, between blood and the body cells। ठीक है भाई, बॉडी सेल्स और बॉडी टिश्यू, बॉडी फ्लूइड दैट इज कॉल्ड ब्लड, इन दोनों के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जिन वेसल्स के थ्रू होगा उन वेसल्स को कैपिलरीज कहा जाएगा। इनफैक्ट कैपिलरीज आर प्रेजेंट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज और वेन्स के दरमियान ये कैपिलरीज सिचुएटेड होती हैं। अगर हम ये आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें, इनका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, ये तो आपको चंद एक प्रॉपर्टीज अभी बताई हैं, तो इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें हमें और भी कई एक पॉइंट नजर आएंगे। ये देखिए आप, आर्टरी और वेन, इन दोनों की वॉल का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियर किया हुआ है, और हमें ये ओवरऑल जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका भी एक आइडिया मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि ये आर्टरीज हैं, जबकि यहाँ से ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हुआ टू बॉडी टिश्यूज, यहाँ पर दरमियान में टिश्यू बेड मौजूद है। हेयर इज द टिश्यू बेड। टिश्यू बेड का मतलब होता है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस होना है बिटवीन बॉडी सेल्स एंड द बॉडी फ्लूइड नॉन एज ब्लड। तो यहाँ पर दरअसल ये कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, तो यहाँ से ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है टुवर्ड्स द टिश्यू बेड, और उसके बाद फिर दोबारा ब्लड कलेक्ट होना शुरू हुआ, और ये छोटी वेन्स बनते बनते आखिरकार फिर ये बड़ी वेन बन गई। अगर हम आर्टरी और वेन की वॉल को एग्जामिन करें तो हमें दोनों की वॉल में
तीन लेयर्स नज़र आती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा कंपोजिशन ऑफ दीज लेयर में फ़र्क नज़र आएगा, और इसके अलावा जो थिकनेस है ओवरऑल वेन वॉल की, उसमें भी आपको फ़र्क नज़र आएगा। आप जैसे देख रहे हैं कि आर्टरी के अंदर का जो ल्यूमन है, ल्यूमन का मतलब है इंटरनल जो उसका एरिया है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमन। तो दिस इंटरनल एरिया एज कंपेयर टू वेन, ये आपको कम मिलेगा। वेन का इंटरनल एरिया थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी यहाँ पर ल्यूमन नैरो है और यहाँ पर आप ल्यूमन देख रहे हैं थोड़ा सा वाइडन है। तो पहला तो आपने ये पॉइंट याद रखना है स्ट्रक्चर के हवाले से कि आर्टरी का अंदर का जो ल्यूमन है वो थोड़ा सा नैरो होगा, लेकिन वेन्स थोड़ा सा ब्रॉड ल्यूमन शो करती है, अंदर की जो कैविटी है उनकी ब्रॉड होगी। अगर हम वॉल की थिकनेस देखें, ओवरऑल थिकनेस ऑफ द वॉल, तो आर्टरी की वॉल ज़्यादा थिकेंड होगी और जबकि वेन की वॉल लेस थिकेंड होती है। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ वॉल में भी आपको फ़र्क नज़र आएगा कि आर्टरी की वॉल मोर थिकेंड है और वेन की वॉल लेस थिकेंड है। आउटर डायमीटर ऑलमोस्ट दोनों का सेम होता है, आउटर डायमीटर दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन एक्चुअली थिकनेस ऑफ वॉल और ल्यूमन में आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो आपने ये 2 पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर लेने, एक इन दोनों के ल्यूमन यानी इंटरनल कैविटी को आपने डिफरेंशिएट करना है, और दूसरा ओवरऑल थिकनेस ऑफ वॉल, ओवरऑल थिकनेस ऑफ वॉल। उसके बाद अगर हम वॉल की कंपोजिशन को एग्जामिन करें तो कंपोजिशन ऑफ वॉल, उसमें भी थोड़ा फर्क आपको नजर आएगा। और वो फर्क क्या है? कंपोजिशन ऑफ वॉल के अंदर दोनों की वॉल में अगरचे 3 लेयर्स मौजूद हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं कि इनर मोस्ट लेयर को कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा इज द इनर मोस्ट लेयर, और ये ट्यूनिका इंटीमा बेसिकली एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल लेयर है, जिसे एंडोथीलियम कहा जाता है। वेन में तो जस्ट ये ट्यूनिका इंटीमा आपको ये इसी तरह से एक सिंगल लेयर ऑफ सेल की फॉर्म में नजर आएगी, और उसके साथ साथ एक सब एंडोथीलियल लेयर भी यहाँ पर मिलेगी। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ जो एडिशनल नज़र आ रही है वो क्या है? वो इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन है, जो कि आपको ट्यूनिका इंटीमा ऑफ आर्टरी में नज़र आ रही है, लेकिन वेन के अंदर ये टिश्यू मौजूद नहीं है, इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से आपको आर्टरी के अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा मिलेगी लेकिन वेन के अंदर इलास्टिसिटी कम मिलेगी। तो ये जो इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन है, इट इज़ मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइबर्स। ये इलास्टिक फाइबर्स की बनी हुई होती है, इलास्टिक फाइबर्स। सो ये इलास्टिक फाइबर्स की बनी हुई इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन, इट इज़ फाउंड इन द ट्यूनिका इंटीमा ऑफ द आर्टरी बट इट इज़ एब्सेंट इन द वेन। और जबकि ये सब एंडोथीलियल लेयर और एंडोथीलियम, दीज टू आर कॉमनली प्रेजेंट इन बोथ केसेस। उसके बाद फिर आप देखिए ट्यूनिका मीडिया इज द मिडल लेयर। ट्यूनिका मीडिया इज मेनली कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। तो ये आप देख रहे हैं कि इलास्टिक फाइबर्स आपको ये दोनों तरफ मिलेंगे, लेकिन इलास्टिक फाइबर आर मोर कॉमन इन द वॉल ऑफ आर्टरी। आर्टरी की वॉल में ये ज़्यादा कॉमन है, यहाँ पर बहुत रेयरली ये प्रेजेंट होंगे। जबकि इसके अलावा एक और एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन भी यहाँ पर मौजूद है जो इलास्टिक फाइबर्स की बनी हुई है। तो ये अगेन आप देख रहे हैं कि इसकी वजह से आर्टरी के अंदर इलास्टिसिटी कंट्रीब्यूट हो रही है, जबकि ये फीचर अगेन वेन के अंदर लैक कर रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरी लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका इंटीमा, फिर ट्यूनिका मीडिया एंड नाउ द ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स। तो कोलेजन फाइबर्स की ये बनी हुई लेयर है। तो इस कोलेजन फाइबर्स की वजह से इसको थोड़ी सी स्टिफनेस मिलती है। यूँ समझ लें कि ये एक किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है जिसने सराउंड किया हुआ है बाहर से। और इसके साथ साथ ये वासा वसोरम, एक और भी आपको ये फिब्रस स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं जो कि इसके अंदर मौजूद हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना के अंदर, जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वॉल को।
ठीक है भाई। तो इस तरह से आप देखिए कि ओवरऑल आपको वॉल की थिकनेस आर्टरी की ज़्यादा नज़र आएगी और वेन की कम नज़र आएगी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिक फॉल्ट नज़र आ रहा है कि शायद ये आपको वेन की वॉल थोड़ी मोटी नज़र आ रही है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, वेन की वॉल आर्टरी की वॉल के मुकाबले में थिन होती है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको स्ट्रक्चर मैंने कंपेयर करवाया आर्टरी और वेन का। इसके मुकाबले में अगर आप कैपिलरी की वॉल को ऑब्जर्व करें तो कैपिलरी की वॉल जस्ट 1 सेल थिकेंड है, जस्ट 1 सेल थिकेंड। और ये 1 सेल थिकेंड लेयर बेसिकली एक एंडोथीलियल लेयर होती है। तो इसमें सिर्फ एंडोथीलियम है, यानी जैसे यहाँ पर आपने ट्यूनिका इंटीमा देखा था ना, जो एंडोथीलियम पर मुश्तमिल था, सिर्फ यही लेयर कैपिलरी वॉल में मौजूद है। बाकी इसके अलावा ट्यूनिका मीडिया या ट्यूनिका एक्सटर्ना या कोई और मसल्स की बनी हुई लेयर, कोई और कुछ नहीं है यहाँ पर। हाँ, अलबत्ता यह है कि कैपिलरी के बाहर एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, इसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके बाहर की तरफ मौजूद है, बट बेसिकली द वॉल ऑफ कैपिलरी कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। अच्छा, अब इसका प्लान कुछ इस तरह से बना हुआ है। सबसे जो बड़ी आर्टरी है उसे कहते हैं अयोर्टा, ठीक है। अयोर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, और अयोर्टा के बाद जो उसमें से आर्टरीज ओरिजिनेट होंगी उनके लिए टर्म आर्टरीज यूज किया जाता है, ठीक है। आर्टरीज, उन्हें आर्टरीज कहते हैं। आर्टरीज के बाद जो आगे उनमें से ब्रांचेस निकलेंगी उनको आर्ट्रियोल्स कहा जाएगा, आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स। और आर्ट्रियोल्स से फिर आगे मेट आर्ट्रियोल्स ओरिजिनेट होंगे, मेट आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स गिव राइज मेट आर्ट्रियोल्स। और मेट आर्ट्रियोल से आगे फिर थोरोफेयर चैनल्स ओरिजिनेट होते हैं, थोरोफेयर चैनल्स। ये थोरोफेयर चैनल्स क्या हैं? थोरोफेयर चैनल्स, इनसे फिर आगे कैपिलरीज ओरिजिनेट होती हैं। इवन मेट आर्ट्रियोल से भी कुछ कैपिलरीज ओरिजिनेट होती हैं और थोरोफेयर चैनल से भी कैपिलरीज ओरिजिनेट होती हैं। थोरोफेयर चैनल को समझने के लिए हम यहाँ पर एक और डायग्राम मुलाहिजा करते हैं। ये आप देखिए, जैसे आपको ये आर्ट्रियोल दिखा है, आर्ट्रियोल, तो इस आर्ट्रियोल से आगे आप देख रहे हैं मेट आर्ट्रियोल ओरिजिनेट हो रहा है। ये जो आपको वेसल निकलती हुई नजर आ रही है, दिस इज इनफैक्ट द मेट आर्ट्रियोल। और मेट आर्ट्रियोल से फिर आगे आप देख रहे हैं ये थोरोफेयर चैनल बन रहा है, थोरोफेयर चैनल। तो इवन इस मेट आर्ट्रियोल से भी कैपिलरीज ओरिजिनेट हो रही हैं, मेट आर्ट्रियोल्स गिव राइज कैपिलरीज, और इस थोरोफेयर चैनल से भी कैपिलरीज ओरिजिनेट हो रही हैं। असल में थोरोफेयर चैनल का मतलब ये होता है कि जहां से आप देख रहे हैं ना कैपिलरीज ओरिजिनेट हो रही हैं, तो कैपिलरीज के ओरिजिन के ऊपर आपको एक स्फिंक्टर नजर आ रहा है, नोन एज प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। तो जब भी ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर क्लोज हो जाए तो कैपिलरीज के अंदर ब्लड की रवानी मुनक़ता हो जाती है, ब्लड कैपिलरीज में दाखिल नहीं हो पाता, और फिर ये मेट आर्ट्रियोल से डायरेक्टली थोरोफेयर चैनल में चला जाता है। यानी आप इस डायग्राम में मुलाहिजा करें कि ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स यहाँ पर अब क्लोज नजर आ रहे हैं, और प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स के क्लोज होने की सूरत में कैपिलरीज के अंदर ब्लड दाखिल नहीं हुआ और ब्लड डायरेक्टली अब मेट आर्ट्रियोल से थोरोफेयर चैनल में चला गया और यहाँ से फिर डायरेक्टली ये वेन्स की तरफ मूव कर गया। तो ये थोरोफेयर चैनल दरअसल ये एक किस्म का बाईपास बना हुआ है कि कैपिलरीज में ब्लड मुंतकिल किए बगैर अगर डायरेक्टली वेनस सिस्टम को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो ऐसी सूरत में प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स को क्लोज कर दिया जाता है और ब्लड डायरेक्टली इस थोरोफेयर चैनल में आ जाता है, ठीक है। और अदरवाइज अगर ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स ओपन है तो ब्लड फिर कैपिलरी से होकर फिर ये आगे वेनस सिस्टम की तरफ जाएगा। यहाँ पर ये जो थोरोफेयर चैनल की लेबलिंग है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पर आगे जाकर शो की हुई है, जो कि एक थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक है। थोरोफेयर चैनल ये पीछे ये जहाँ से कैपिलरी ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है। मेट आर्ट्रियोल भी ये शुरू के पार्ट को कहा जाएगा और उसके बाद फिर आगे जो पार्ट है वो दरअसल थोरोफेयर चैनल है। ये जो आप रीजन देख रहे हैं ना, ये तो दरअसल वेन्यूल बन चुके हैं। थोरोफेयर चैनल ये
शुरू में जो आर्टीरियल सिस्टम उसका पार्ट है। आगे आप देखिए क्या होगा, कैपिलरीज जैसे जैसे कन्वर्ज करती जाती हैं तो कैपिलरीज की कन्वर्जन से कैपिलरीज आपस में कन्वर्ज होकर वेन्यूल्स फॉर्म करेंगी, इनसे वेन्यूल्स बनेंगे और वेन्यूल से फिर छोटी वेन्स वजूद में आएंगी और इन छोटी वेन्स से फिर बड़ी वेन्स वजूद में आएंगी और करते करते आखिरकार एक लार्ज साइज की वेन वजूद में आती है नोन एज वेना केवा। ठीक है, तो इस तरह से ये दोबारा ब्लड वापस मेन वेन में चला जाता है और वापस हार्ट के अंदर। यानी अगर हम इस चीज को यहां पर इस तरह से कॉन्सेप्ट मैप इसका ड्रॉ करें तो ये कॉन्सेप्ट मैप हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है। मिसाल के तौर पर ये अगर हार्ट है, दिस इज हार्ट, तो हार्ट से ब्लड निकला अयोर्टा के जरिए। अयोर्टा इज द मेन वेसल। ये अयोर्टा यहां से सपोज ओरिजिनेट हुआ। अयोर्टा से जो ब्लड वेसल्स ओरिजिनेट हुई हैं उनको आर्टरीज कहा जाएगा। ये छोटी आर्टरीज, मजीद आर्टरीज उससे ओरिजिनेट होती जाएंगी और करते करते इसमें से अल्टीमेटली आर्ट्रियोल्स बनेंगे। अब ये आर्ट्रियोल्स और आर्ट्रियोल से आगे फिर जैसे आपको मैंने बताया मेट आर्ट्रियोल्स और फिर कैपिलरी बेड आ जाता है। तो ये बीच में यहां पर कैपिलरी बेड आपको शो कर रहे हैं। हियर इज द कैपिलरी बेड। यहां पर ये पूरा नेटवर्क है कैपिलरीज का और इस कैपिलरी बेड की दोबारा कन्वर्जन होगी और दोबारा कन्वर्जन से आगे फिर वेनस सिस्टम फॉर्म होगा। तो वेनस सिस्टम में भी इसी तरह से आपको नजर आएगा। वेनस सिस्टम में भी एक बड़े साइज की वेन है जिसे वेना केवा कहा जाता है। उससे भी छोटे साइज की वेन्स और मजीद छोटे साइज की वेन्स और इनसे आगे फिर ये वेन्यूल्स। और ये दरमियान में आपको उसी तरह से ये कैपिलरी बेड नजर आ रहा है। तो कैपिलरी बेड दरअसल ये दोनों के दरमियान में मौजूद है। तो इस तरह से करके ये देखिए ये एक आपको कॉन्सेप्ट मैप में पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम शो किया हुआ है। तो सबसे बड़ी वेसल कौन सी होगी? अयोर्टा। सबसे बड़ी आर्टरी अयोर्टा आर्टीरियल सिस्टम में और वेनस सिस्टम के अंदर वेना केवा। फिर उसके बाद इससे आगे लार्ज आर्टरीज ओरिजिनेट होती हैं। लार्ज आर्टरीज, फिर उससे स्मॉल आर्टरीज ओरिजिनेट होती हैं। स्मॉल आर्टरीज, उसके बाद फिर ये आर्ट्रियोल्स ओरिजिनेट होते हैं। और आर्ट्रियोल्स के साथ फिर वो मेट आर्ट्रियोल्स और थोरोफेयर चैनल इसके साथ एसोसिएटेड हैं। बीच में ये कैपिलरी बेड आ गया, कैपिलरी बेड। और कैपिलरी बेड अब दोबारा जब कन्वर्ज करेगा तो पहले वेन्यूल्स फॉर्म होंगे, फिर उसके बाद स्मॉलर वेन्स फॉर्म होती हैं, और उसके बाद फिर ये बड़ी वेन्स फॉर्म होंगी, लार्ज वेन्स। और अल्टीमेटली ये सारी वेन्स कंबाइन होकर दोबारा वेना केवा बना लेंगी। तो ब्लड ये इस तरह से यहां से ट्रेवल करता हुआ यहां से वापस हार्ट की तरफ आ रहा है। सो आर्टीरियल सिस्टम और ये वेनस सिस्टम, इस तरह से ये बॉडी के अंदर एक कॉन्सेप्ट सर्कुलेशन का शो हो रहा है।
आप इनके स्ट्रक्चर के ऊपर दोबारा अगर गौर करें तो आपको यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से एक और फर्क भी नजर आ रहा है कि आर्टरीज के अंदर कोई आपको वेल्व नजर नहीं आ रहे, आर्टरीज के अंदर वेल्व नजर नहीं आ रहे, लेकिन वेन्स के अंदर ये इस तरह के वेल्व्स मौजूद हैं, सेमी ल्यूनर वेल्व्स मौजूद हैं जो कि ट्राइकस्पिड इन नेचर होते हैं। ट्राइकस्पिड, जैसे आपने सेमी ल्यूनर वेल्व्स ऑब्जर्व किए थे एट द बेस ऑफ अयोल्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। तो अयोल्टा और पल्मोनरी ट्रंक की बेस में जो वेल्व प्रेजेंट हैं वो दरअसल आर्टरीज के वेल्व्स नहीं है, वो हार्ट के वेल्व्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आर्टरीज डू नॉट कंटेन एनी वेल्व, ये बात याद रखिए। बाज बच्चे ये समझते हैं शायद अयोल्टा और पल्मोनरी ट्रंक के अंदर वेल्व मौजूद है, बाकी आर्टरीज में नहीं। वो पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा की बेस में जो आपको वेल्व नजर आ रहे हैं, दोज वेल्व्स आर बेसिकली वेल्व्स ऑफ द हार्ट, नॉट वेल्व्स ऑफ द आर्टरीज। लेकिन आपको वेनस सिस्टम के अंदर ये वेल्व फ्रीक्वेंटली नजर आएंगे, स्पेशली द वेन्स विच आर प्रेजेंट बिलो द हार्ट, यानी हार्ट से नीचे की जो वेन्स हैं उनके अंदर ये वेल्व नजर आएंगे। बाकी आपको हार्ट से ऊपर की हेड रीजन की वेन्स के अंदर कोई इस तरह के वेल्व नजर नहीं आएंगे। बुनियादी तौर पर वेल्व्स का पर्पस क्या होता है? एक्चुअली दीज वेल्व्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ब्लड का जो बैक फ्लो है ना, यानी एक दफा ब्लड यहां से ऊपर तो चला जाएगा लेकिन वापस नीचे नहीं आ सकेगा। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेल्व, बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन आर्टरीज इज प्रिवेंटेड, यानी नीचे से जो हमारा ब्लड वेन्स के थ्रू ऊपर की तरफ आ रहा है तो वो ब्लड वेन्स के जरिए हमेशा ऊपर ही आएगा, दोबारा वो वेन्स के जरिए नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा। तो ये वेल्व्स इस पर्पस के लिए उन वेन्स के अंदर मौजूद हैं जो हार्ट से नीचे की तरफ मौजूद हैं। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा हम आर्टरियोल्स और कैपिलरीज के अंदर ब्लड के फ्लो को भी जरा डिस्कस करेंगे। आर्टरीज और वेन्स में आर्टरियोल्स और कैपिलरीज के अंदर ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यहां पर एक मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहा होता है, कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो इन arterioles and capillaries। आर्टरियोल्स और कैपिलरीज के अंदर ब्लड के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है एक एक्टिविटी के जरिए। उस एक्टिविटी को कहते हैं वेजोडाइलेशन। And the second one is known as vasoconstriction। Vasodilation का मतलब होता है expansion in arteries। expansion in arteries। आर्टरीज के अंदर एक्सपेंशन या इसको रिलैक्सेशन भी कह सकते हैं, दिस इज नोन एज वेजोडाइलेशन। यहां पर आर्टरीज से मुराद है आर्टरियोल्स। बुनियादी तौर पर ये आर्टरियोल रीजन के अंदर मेनली टेक प्लेस होता है, जबकि टू सम एक्सटेंट बाकी आर्टरीज के अंदर भी ये एक्टिविटी परफॉर्म होती है। तो आर्टरियोल्स या अदर आर्टरीज ये जब एक्सपैंड करती हैं तो इस चीज़ को वेजोडाइलेशन कहते हैं, और जब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है इसे वेजोकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। contraction in arteries is known as vasoconstriction। ये वेजोडाइलेशन और वेजोकंस्ट्रक्शन आर्टरीज में ही क्यों होती है, वेन्स में क्यों नहीं होती? दरअसल वेन्स के अंदर इलास्टिसिटी नहीं है, ना, इस वजह से ये वेजोडाइलेशन और वेजोकंस्ट्रक्शन ये आर्टरीज का फीचर है। वेन्स में इलास्टिसिटी क्यों नहीं रखी गई और आर्टरीज के अंदर ये इलास्टिसिटी क्यों रखी गई, और ये जो वेजोडाइलेशन और वेजोकंस्ट्रक्शन है ये क्यों हो रही है? तो दरअसल वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर नहीं होता ना, इस वजह से वहां पर इलास्टिसिटी की जरूरत भी नहीं थी। असल में ब्लड प्रेशर होता है आर्टरीज के अंदर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? देखो, जब भी ब्लड फ्लो करता है ना, हार्ट जब ब्लड को पंप करता है
तो ड्यू टू द पंपिंग ऑफ हार्ट, ड्यू टू पंपिंग ऑफ ब्लड बाय हार्ट, जब हार्ट ने ब्लड को पंप करना है, ड्यू टू पंपिंग ऑफ ब्लड बाय हार्ट, एक प्रेशर एग्जर्ट होगा अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज। ये ब्लड जो कि हार्ट की पंपिंग से आगे फ्लो करना शुरू करता है, इट एक्सर्ट्स अ प्रेशर अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरी, इट एक्सर्ट्स अ प्रेशर अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज की वॉल के अगेंस्ट एक प्रेशर ये फॉर्म करेगा, एंड दैट प्रेशर इज नोन एज एक्चुअली ब्लड प्रेशर। उस प्रेशर को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। तो दरअसल ब्लड प्रेशर ये आर्टरीज के अंदर होता है। जैसे जैसे ब्लड हार्ट से निकलकर आर्टरीज में हार्ट से दूर होता चला जाएगा, ये ब्लड प्रेशर डिमिनिश करता जाएगा, कम होता रहेगा, और जब वो कैपिलरी तक पहुंचता है तो लीस्ट ब्लड प्रेशर रह जाता है, और वेन्स के अंदर जब ब्लड पहुंचेगा तो ब्लड प्रेशर खत्म हो चुका होगा। ठीक है, तो आमतौर पर वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर नहीं होता, इस वजह से वेन्स में कोई इलास्टिसिटी भी नहीं होती। लेकिन यहां पर चूंकि आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, इस वजह से आर्टरीज के अंदर ये कैपेसिटी रखी गई है कि जैसे ही सिस्टोल इवेंट के दौरान, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान, जब ये हार्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल परफॉर्म करेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपको याद होगा कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये बड़ी शदीद कॉन्ट्रैक्शन होती है जिससे पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पंप होता है। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये ब्लड प्रेशर रेस कर जाता है, ये ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और उसके बाद जैसे ही अगला इवेंट आएगा दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान ये ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा, यानी पहले ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया। तो इस तरह से आपको ये डिफरेंस ब्लड प्रेशर का तकरीबन कोई इस तरह से नजर आता है कि जब ये सिस्टोल इवेंट होता है तो 120 mm ऑफ Hg ये प्रेशर हो जाएगा, और जब ये नीचे आएगा डायस्टोलिक फेज के दौरान तो ये तकरीबन कोई 80 mm ऑफ Hg प्रेशर बन जाएगा। तो इस तरह से ये 120/80 ब्लड प्रेशर आपको नजर आएगा अयोर्टा रीजन के अंदर। ग्रेजुअली जैसे जैसे आप अयोर्टा से आगे बढ़ेंगे तो ये ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर चूंकि आर्टरीज के अंदर मौजूद है, इस वजह से वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रक्शन भी आर्टरीज का फीचर है। इस ब्लड प्रेशर की वजह से दरअसल आर्टरीज के अंदर वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी रखी गई है। तो जब भी सिस्टोलिक इवेंट के दौरान ब्लड प्रेशर रेज करता है तो वेजो डायलेशन हो जाती है, जैसे ही डायस्टोलिक प्रेशर के दौरान ब्लड प्रेशर डिक्लाइन होगा तो वेजो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी परफॉर्म होगी। तो इस तरह से ये आप देखिए कि वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रक्शन एक तो ब्लड प्रेशर में चेंजेस की वजह से आपको नजर आएगा, दूसरा इसके अलावा ब्लड प्रेशर में चेंज के अलावा भी वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रक्शन परफॉर्म होती है। वो कैसे? वो दरअसल हमारे नर्वस सिस्टम के जरिए, असल में ये जो ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन है ना, ये हमारे नर्वस सिस्टम के जरिए हो रही है। तो हमारे नर्वस सिस्टम से भी ये चीज कंट्रोल हो रही है। नर्वस सिस्टम से ये चीज कैसे कंट्रोल हो रही है? देखिए, हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। जब भी किसी शख्स का ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है तो ऐसी सूरत में वहां से ब्रेन से स्टिमुलेशंस आएंगी ब्लड वेसल्स को, और ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाएंगी। यानी इन केस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू होगा तो इन केस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर वेजो डायलेशन परफॉर्म होगी। वो कैसे? कि हमारी ब्रेन का वो पार्ट जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहा है, विच इज एक्चुअली सिचुएटेड इन द मेड्यूला। कहां पर मौजूद है? मेड्यूला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है। तो मेडुला के अंदर ये रेगुलेटरी सेंटर मौजूद है। व्हेन एवर ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू हाई, तो इन केस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर मेडुला से सिग्नलिंग होगी ब्लड वेसल्स को ताकि वो डायलेट कर जाएं, और जब वो डायलेट करेंगी तो ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। और जब ब्लड प्रेशर लो होने लगे, इन केस ऑफ लो ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर लो होने लगे तो अगेन मेडुला उसको कंट्रोल करने के लिए सिग्नल करता है ब्लड वेसल्स को ताकि वो कंस्ट्रक्ट कर जाएं
और उनके कंस्ट्रक्ट होने से ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है। तो नॉर्मली इस तरह से मेड्यूला ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए वेजोडायलेशन और वेजो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। इसके साथ साथ ये जो आपको मैंने नर्वस सिग्नलिंग बताई है, नर्वस सिग्नलिंग के साथ साथ हार्मोनल कंट्रोल भी यहां पे इन्वॉल्व है। कुछ हार्मोन्स भी हैं और कुछ लोकल हार्मोन्स भी होते हैं, यानी बॉडी टिश्यूज से भी कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं जो इनको कॉज करते हैं। मिसाल के तौर पर इनमें आपने याद रखना है, जैसे एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन एक हार्मोन है, एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन बुनियादी तौर पर ये वेजोडायलेटर है, दिस इज एक्चुअली अ वेजोडायलेटर। और इसी का दूसरा भाई है नॉर एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन। अच्छा, इनको एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन भी कहते हैं, एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन भी इन्हें कहा जाता है। हाँ जी, तो एड्रीनालिन ये दरअसल वेजो डायलेटर है, वेजो डायलेटर, वेजो डायलेटर है ये। जबकि ये नॉर एपिनेफ्रीन या नॉर एड्रीनालिन ये वेजो कंस्ट्रक्टर है, वेजो कंस्ट्रक्टर। जैसे आमतौर पर जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है ना, इमरजेंसी का मतलब है जब किसी भी किस्म के स्ट्रेस के अंदर हम गिरफ्तार होते हैं, जैसे आपने देखा होगा वो अर्तुगरुल वाले ड्रामे में जब भी वो जंग करने लगते हैं तो वो इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है ना, और उसमें आप देखते हैं कि उनके अंदर कितनी ताकत आ जाती है कि वो दुश्मनों से लड़ना शुरू कर देते हैं, तलवारें उठाकर इतनी वजनी तलवार को चलाना शुरू कर देते हैं। तो वो दरअसल कैसे मुमकिन होता है? वो इस तरह मुमकिन होता है कि जब भी आपको गुस्सा आएगा या इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन सीक्रेट होगा। एड्रीनालिन ये हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर, स्केलेटल मसल्स में वेजो डायलेशन कॉज कर देगा, और नॉर एड्रीनालिन हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाकर वेजो कंस्ट्रक्शन कॉज कर देगा। दोबारा सुन लें, वेजो डायलेशन कहां पर होगी? वेजो डायलेशन स्केलेटल मसल के अंदर, जो हमारे आर्म्स और लेग्स के अंदर मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, तो उनके अंदर वेजो डायलेशन हो जाएगी स्केलेटल मसल्स में। और जबकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी ड्यू टू नॉर एपिनेफ्रीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, दैट इज जीआईटी। तो उससे क्या होगा कि ब्लड की सर्कुलेशन जीआईटी की तरफ कम हो जाएगी। देखो, ये इस एक्टिविटी से ब्लड फ्लो कंट्रोल हो रहा है कि वेजो कंस्ट्रक्शन जब इस रीजन में हो जाएगी जीआईटी में, तो ब्लड फ्लो जीआईटी की तरफ कम हो जाएगा और स्केलेटल मसल की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। इस मॉडिफिकेशन की वजह से, सर्कुलेशन में ये जो मॉडिफिकेशन आएगी, इसकी वजह से ओवरऑल ब्लड प्रेशर राइज हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल ब्लड प्रेशर राइज हो जाएगा। और जब ये ओवरऑल ब्लड प्रेशर राइज होगा तो आप फिर कोई ऐसा काम भी कर सकेंगे जो आम हालात में आप नहीं कर पाते थे। ठीक है, यानी आपके अंदर बड़ी एक ताकत आ जाएगी उस इमरजेंसी से निपटने के लिए। या तो आप फाइट करेंगे या फिर फ्लाइट करेंगे। तो ये फाइट और फ्लाइट के लिए दरअसल इन हार्मोन्स के जरिए हमारी सर्कुलेशन में चेंज आता है। ये हार्मोन्स वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। इसके अलावा आपने दो और चीज़ों को भी याद रखना है, दो और चीज़ें, उनमें से एक है, एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड है काइनेंस, काइनेंस उन्हें कहा जाता है, काइनेंस। और इस काइनिन की एग्जाम्पल है हिस्टामिन, हिस्टामिन। हिस्टामिन ये लोकल हार्मोन्स कहलाते हैं, यानी हमारे बॉडी टिश्यूज से प्रोड्यूस होते हैं। वो बॉडी टिश्यूज जिनकी इंसल्ट हुई होती है, इंसल्ट का मतलब है कि उन बॉडी टिश्यूज को कहा जा रहा है जिनके ऊपर कोई डैमेज आया होता है, जैसे कोई कील चुभ गया आपकी स्किन के अंदर, या फिर जैसे कोई और इस किस्म का कोई जख्म लग गया, कोई इंसेक्ट ने बाइट कर लिया। तो ये जिस जगह पर इस तरह का कोई हादसा रूनुमा हुआ होता है वो जगह इंसल्टेड प्लेस कहलाती है, कि यहाँ पर थोड़ी सी बेइज्जती हो गई उस जगह की। ठीक है, तो वो जगह जिसकी इंसल्ट हुई होती है वहाँ से सेल्स हिस्टामिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। और वो हिस्टामिन क्या करते हैं? वो हिस्टामिन उस जगह की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उन ब्लड वेसल्स को ये हिस्टामिन एक्सपैंड कर देंगे। बेसिकली हिस्टामिन्स आर ऑल्सो वेजो डायलेटर एजेंट्स, ये वेजो डायलेटर एजेंट्स हैं, वेजो डायलेशन कॉज करते हैं। ये क्यों कॉज करते हैं? ताकि वहां पर जब ये
वेसल्स एक्सपैंड कर जाएं तो उससे वो जगह थोड़ी सी फूल जाए, यानी इन्फ्लामेशन हो जाए, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में इन्फ्लामेशन कहते हैं। आप आजकल वो इम्यूनिटी पढ़ रहे होंगे तो आपको जरूर बताया गया होगा इन्फ्लामेशन, ये भी एक बॉडी का एक डिफेंस रिस्पॉन्स है कि उस जगह पर जब ये हिस्टामिन प्रोड्यूस होंगे और हिस्टामिन की वजह से वो जगह जब थोड़ी सी स्वेल कर जाएगी, दैट इज नोन एज इन्फ्लामेशन, तो वहां पर ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाएगा ताकि वहां पर किसी किस्म की अगर माइक्रोब्स की एंट्री हो रही है तो उसको रोका जा सके। तो इस मकसद के लिए वहां पर ये सीक्रेट होते हैं। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक और ग्रुप है कंपाउंड्स का, उनको प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी ये हमारे टिश्यूज से प्रोड्यूस होते हैं। जिन टिश्यूज के अंदर कोई इंफेक्शन हो उन टिश्यूज से ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये वेजोडायलेटर के तौर पर इन जनरल एक्ट करते हैं एंड सम ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर वेजोकंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इस तरह से प्रोस्टाग्लैंडिन, काइनेंस, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, आपने इन हार्मोन्स का रोल भी याद रखना है वेजोडायलेशन और वेजोकंस्ट्रक्शन के अंदर, इन एडिशन टू द नर्वस स्टिमुलेशन। ठीक है, नर्वस स्टिमुलेशन तो आपको ऑलरेडी बताई, लेकिन आपने ये हार्मोनल स्टिमुलेशन भी याद रखनी है इस पर्पस के लिए। तो यूं ये देखिए ब्लड का फ्लो आर्टरीज के अंदर कंट्रोल हो रहा है। रही बात कैपिलरीज की कि कैपिलरीज में किस तरह से ये कंट्रोल हो रहा है, तो ये देखिए, तो आप ये देखिए कैपिलरी बेड के अंदर आपको नजर आ रहा है जहां से कैपिलरीज ओरिजिनेट हो रही हैं। एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द कैपिलरी यहां पर आपको सर्कुलर मसल्स नजर आ रहे हैं और इन सर्कुलर मसल्स का ये जो रिंग बना हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है, दिस रिंग ऑफ सर्कुलर मसल इज नोन एज प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स दरअसल कैपिलरी बेड के अंदर ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। आर्टरीज के अंदर ब्लड का फ्लो वेजोडायलेशन और वेजोकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से कंट्रोल हो रहा था, लेकिन कैपिलरी के अंदर ब्लड का फ्लो कैसे कंट्रोल होगा? बाय मींस ऑफ प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स किस तरह से ब्लड फ्लो को कंट्रोल करेंगे कैपिलरी बेड के अंदर? प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स दरअसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और इनकी ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये साइक्लिक होती है। साइक्लिकली ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। साइक्लिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। साइक्लिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से क्या मुराद है? साइक्लिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से मतलब यह है कि एक दफ़ा ये कॉन्ट्रैक्ट होगा चंद लम्हों के लिए और फिर ये रिलैक्स हो जाएगा। जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है, यानी पाथ वहां से क्लोज हो जाता है, और जब ये रिलैक्स करता है तो पाथ वहां से ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये एक दफ़ा क्लोज हुआ, उसके बाद फिर ये ओपन हो गया, फिर दोबारा ये क्लोज हुआ, फिर ये ओपन हो गया। तो अगेन एंड अगेन जो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसके अंदर हो रही है ना, इसको साइक्लिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कह रहे हैं। साइक्लिक यानी अगेन एंड अगेन। साइक्लिक से क्या मुराद है? साइक्लिक मीन्स अगेन एंड अगेन, बार बार। दिस इज नोन एज साइक्लिक। अच्छा, तो साइक्लिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इन प्री कैपिलरी स्फिंक्टर, इस प्री कैपिलरी स्फिंक्टर में ये जो साइक्लिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है, ड्यू टू दिस cyclic contraction and relaxation in pre-capillary sphincter, blood flow is controlled in the capillary bed. This activity in the pre-capillary sphincter is known as vasomotion. इसे क्या कहते हैं? This is known as vasomotion. Vasomotion कहते हैं इसमें। इस vasomotion के अंदर ये जो open phase होता है ना, open phase, this open phase is proportional to the need of the tissue. Open phase is proportional, duration of this open phase, duration of open phase is proportional to the need of body tissue. जिस बॉडी टिश्यू के अंदर ये कैपिलरीज मौजूद हैं उस बॉडी टिश्यू की नीड के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अगर उस बॉडी टिश्यू को ज्यादा ब्लड चाहिए तो ये ओपन फेज
प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और क्लोज फेज उसका शॉर्ट हो जाएगा, यानी ज़रा सी देर के लिए क्लोज होगा स्फिंक्टर और फिर काफ़ी देर तक खुला रहेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड उस तक जाए। और अगर बॉडी के उस पर्टिकुलर पार्ट को जहां पर ये कैपिलरीज मौजूद है वहां पर ज़रूरत कम है चीज़ों की, वहां पर ब्लड को कम फ्लो करवाना है, नीड उसकी कम है, तो ऐसी सूरत में फिर ओपन फेज शॉर्ट हो जाएगा और क्लोज फेज प्रोलॉन्ग हो जाएगा, यानी ज़रा सी देर के लिए खुलेगा और फिर काफ़ी देर तक बंद रहेगा। तो ओपन फेज ऑफ द प्री कैपिलरी स्फिंक्टर, इसका ड्यूरेशन ये दरअसल प्रोपोर्शनल होता है टू द नीड ऑफ बॉडी टिश्यूज। तो इस एक्टिविटी को वैजोमोशन कहा जाता है। इस तरह से ये ब्लड फ्लो कैपिलरी बेड के अंदर कंट्रोल हो रहा है। जब ये ब्लड का फ्लो यहां पे रुकेगा तो इस तरह से ब्लड डायरेक्टली वेन्स के अंदर चला जाएगा, कैपिलरीज में नहीं जा सकेगा। और जब कैपिलरीज को ब्लड मुहैया करना है यानी टिश्यूज को देना है तो ऐसी सूरत में ये रिलैक्स हो जाता है, तो इस तरह से ये ब्लड वहां पे जाना शुरू होता है। इस तरह से ये कंट्रोल हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब आखिर में हम देख लेते हैं कि ये जो अभी तक हमने सारी तकरीर की आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, तो इनको हम अगर समराइज करें एक डिफरेंस की सूरत में तो आपने वो डिफरेंस इस तरह से बनाना है। देखिए, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, इन तीनों के दरमियान हमने ये जो पॉइंट्स रेस किए ना उनको यहाँ पे एनलिस्ट किया हुआ है। तो आपने ये इस तरह से इनके दरमियान की पॉइंट्स को एनलिस्ट करके ये डिफरेंस ज़रूर प्रिपेयर करना है, क्योंकि सम टाइम क्वेश्चन इनके डिफरेंस की फॉर्म में आता है कि डिफरेंशिएट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स या कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तब भी आपको ये इस तरह से टेबल की फॉर्म में आंसर देना होगा। और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इनके कोई 2-3 पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट, आर्टरीज ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट्स, जैसे आपको डेफिनेशन में ये बात बताई जा चुकी है। लेकिन वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम बॉडी थ्रू कैपिलरीज एंड ट्रांसपोर्ट इट टूवर्ड्स द हार्ट, जबकि कैपिलरीज ये लिंक करती हैं आर्टरीज और वेन्स को। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, यहां पर आपने वो अम्बिलिकल आर्टरी को भी ऐड कर लेना है। और वेन्स, ऑल द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, यहां पर आप अम्बिलिकल वेन को भी ऐड कर लेंगे। लेकिन जो कैपिलरीज होती हैं वहां पर दरअसल मिक्स्ड ब्लड होगा, वहां पर दरअसल ऑक्सीजन ने लूज होना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ने ऐड होना होता है, तो ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा है यहाँ पे। देयर आर नो वेल्व्स इन देम, ठीक है, एक्सेप्ट एट द बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक एंड अयोर्टा। तो इससे ये मतलब हरगिज ना लिया जाए कि ये पल्मोनरी ट्रंक और अयोर्टा के अंदर कोई यानी आर्टरीज के अंदर, क्योंकि ये दोनों आर्टरीज है ना, तो बाज़ ये इस जुमले से मतलब ले लेते हैं कि शायद आर्टरीज के अंदर भी वेल्व्स मौजूद होते हैं। तो एक्चुअली आर्टरीज डू नॉट कंटेन वेल्व्स, दीज वेल्व्स आर हार्ट वेल्व्स। और जबकि वेन्स के अंदर आपको ये वेल्व्स नजर आएंगे, स्पेशली द वेन्स विच आर प्रेजेंट बिलो द हार्ट। लेकिन आपको कैपिलरी के अंदर कोई इस तरह के वेल्व्स तो नहीं मिलेंगे। हाँ, अलबत्ता प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स वहाँ पर ज़रूर मौजूद होते हैं। फिर इसी तरह से आपको आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर का बताया था, हाई ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन वेन्स के अंदर हैव वेरी लो ब्लड प्रेशर, और यहाँ पर कैपिलरीज में फॉलिंग प्रेशर होगा यानी डिक्रीज हो रहा होगा। कैपिलरीज के अंदर आप याद रखिए वेन से ज्यादा प्रेशर होता है। फिर वेव्स ऑफ ब्लड प्रेशर और पल्स ड्यू टू हार्ट बीट कैन बी डिटेक्टेड, यानी आप देखिए कि आप कभी अपने ये रिस्ट के ऊपर हाथ रखें ना यहाँ पर, तो आपको पल्स महसूस होगी, पल्स महसूस होती है। तो वो पल्स क्यों महसूस होती है? क्योंकि यहाँ पर वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रक्शन है, बट वेन के अंदर आपको कोई पल्स नहीं मिलेगी। ठीक है, ये जब आमतौर पर ये पल्स चेक करते हैं ना, नब्स को चेक करते हैं, तो वो नब्स को किसके अंदर चेक कर रहे होते हैं, आर्टरीज के अंदर या वेन्स के अंदर? तो एक्चुअली आर्टरीज के अंदर, क्योंकि वेन्स में तो ये पल्स मौजूद ही नहीं होती। हालांकि आमतौर पर ये लोग जब भी वर्डिंग यूज़ करते हैं तो कहते हैं ये ज़रा वेन दिखाओ अपनी, तो इसमें पल्स देखी जाए, तो वो आम तौर पर ऐसा कहा जा रहा होता है। एक्चुअली वेन में कोई पल्स नहीं होती, पल्स हमेशा कहाँ मिलेगी आपको? आर्टरीज के अंदर, और जबकि कैपिलरीज में भी कोई पल्स नहीं है। ब्लड प्रेशर आप देखिए यहाँ पर
ब्लड फ्लो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रैपिड है, जैसे 400 और 500 मिलीमीटर पर सेकेंड अयोर्टा के अंदर, जबकि रेट ऑफ ब्लड फ्लो इंक्रीजेज फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर वेन्स। यहाँ पर देखो जैसे जैसे लार्जर से स्मॉलर में जाएगा तो ब्लड फ्लो कम होता जाएगा, और यहाँ पर इसी तरह से जब ये स्मॉलर से लार्जर वेन्स में ब्लड फ्लो होता है तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होता रहता है। यानी जैसे जैसे आर्टीरियल सिस्टम में ब्लड फ्लो करेगा तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, वेनस सिस्टम में जैसे जैसे ब्लड आगे बढ़ेगा टुवर्ड्स हार्ट तो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होती जाएगी। कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो बहुत ही कम वेलोसिटी शो करता है, यानी लेस देन 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, फिर देखिए हैव स्मॉलर बोर एंड थिक वॉल, जबकि आपको वेन्स में बताया था लार्जर बोर एंड थिन वॉल, जबकि यहां पर बोर तो लार्जर होता है, प्रोपोर्शनली बात हो रही है यहां पर, ठीक है, लेकिन थिकनेस जो वॉल की है वो बहुत ही कम है। फिर यहां पर देखिए थिक मसल लेयर एंड इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट, द इलास्टिसिटी हेल्प्स चेंजिंग द पल्सेटिंग ऑफ द ब्लड फ्लो, जबकि यहां पर थिन मसल लेयर प्रेजेंट है एंड लेस इलास्टिक फाइबर्स आर देयर। और कैपिलरीज में कोई मसल नहीं है, कोई इलास्टिक फाइबर्स नहीं है। आर्टरीज नो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, वेन्स में भी कोई एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं है, लेकिन कैपिलरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। सो इन दिस वे यू कैन डिफरेंशिएट और कंपेयर द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो मेरे ख्याल में अब ये ब्लड वेसल्स से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स थे वो सारे कवर हो गए। तो आपने इन ब्लड वेसल्स को इस तरह से स्टडी करना है कि ये जितने भी कंटेंट्स आपको बताएं ये सारे कवर होने चाहिए। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.